नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। उत्तरकाशी के धराली और हर्षिल में त्रासदी के बाद बचाव अभियान के लिए 20 करोड़ रुपए मंजूर। युद्ध स्तर पर बचाव अभियान जारी। मुख्यमंत्री धामी आज करेंगे प्रस्तावित इलाकों का दौरा। केंद्र सरकार की हालात पर नजर। उत्तराखंड में अगले कुछ घंटों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। एहतियात के तौर पर 10 जनपद में शैक्षणिक संस्थान बंद। लोगों से बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे कर्तव्य भवन का उद्घाटन। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बिल्डिंग में होगा गृह और विदेश मंत्रालय समेत कई विभागों का कामकाज। बिहार एसआईआर पर विपक्ष के रोज रोज के हंगामे से अधर में लटके कई अहम विधेयक। दोनों सदन में आज भी 5 विधेयकों पर चर्चा प्रस्तावित। और आरबीआई गवर्नर आज मौद्रिक नीति समिति की समीक्षा बैठक के फैसलों की करेंगे घोषणा। रेपो रेट पर टिकी नजरें। सबसे पहले खबर उत्तरकाशी से, जिसके जिले के धराली क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा को देखते हुए राहत और बचाव कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए राज्य सरकार ने 20 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसके साथ ही पुलिस मुख्यालय की ओर से वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और विशेष पुलिस बलों की तत्काल तैनाती की गई है। युद्ध स्तर पर बचाव अभियान चल रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत तमाम एजेंसियां काम में जुटी हैं। प्राकृतिक आपदा की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों को उत्तरकाशी भेजा गया है। साथ ही एक डिप्टी कमांडेंट और 11 डिप्टी एसपी भी राहत कार्यों का समन्वयन देख रहे हैं। इसके अलावा आपदा प्रबंधन को और मजबूत बनाने के लिए पीएसी के विशेष आपदा राहत दल के 140 जवानों को भी भेजा गया है। उत्तराखंड के बाकी जिलों में भी सहयोग जुटाए जा रहे हैं। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी और टिहरी से कुल 160 पुलिसकर्मियों को आवश्यक राहत उपकरणों के साथ प्रभावित क्षेत्रों में रवाना किया गया है। इन सभी बलों को स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने की जिम्मेदारी दी गई है। सरकार और पुलिस प्रशासन का उद्देश्य है कि प्रभावित लोगों को तुरंत सहायता पहुंचे, जनहानि को न्यूनतम किया जाए और राहत कार्य तेजी, समन्वय और सटीकता के साथ पूरे किए जाएं। सभी पुलिस बलों को 24 घंटे कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। तो युद्ध स्तर पर बचाव अभियान इस वक्त जारी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज आपदा स्थल का निरीक्षण करेंगे। इस घटना में अब तक 130 से अधिक लोगों को बचाया गया है। वहीं 9 सैन्य कर्मियों के लापता होने की आशंका है। मुख्यमंत्री ने धराली और हर्षिल आपदा प्रभावित क्षेत्र में आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी शैक्षणिक और अन्य संस्थान बंद करने के निर्देश दिए हैं। वायुसेना की मदद भी मांगी गई है। सीएम ने कहा कि हर परिस्थिति में आपदा प्रभावितों के साथ हमारी सरकार खड़ी है। सीएम धामी ने देहरादून स्थित आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर धराली, उत्तरकाशी में बादल फटने से उत्पन्न हुई स्थिति की जानकारी ली और प्रशासन को प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों को युद्ध स्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उत्तरकाशी की इस त्रासदी के बाद गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग जगह जगह कल से बंद है। गंगोत्री नेशनल हाईवे मनेरी डिडसारी के समीप 50 मीटर सड़क धंस चुकी है। मनेरी के पास भागीरथी नदी के कटाव से रोड धंसने की संभावना जताई गई है। चरडेठी के पास और पापड़गाड़ में भारी भूस्खलन होने से यहां का रास्ता बंद है। गगनानी से आगे भी मार्ग बंद है। सुखी टॉप के 7 नाले बंद हैं। इन सभी मार्गों को प्रशासन की मदद से खोलने की कोशिश की जा रही है। तो इस त्रासदी के बाद कई मार्ग बंद हैं और इस बीच उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले कुछ घंटों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। इनमें अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी, गढ़वाल, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टेहरी गढ़वाल, उधम सिंह नगर शामिल हैं। इसके अलावा मसूरी, ऋषिकेश, कोटद्वार, रानीखेत,
मुनस्यारी, काशीपुर, रुद्रपुर, केदारनाथ और इनके आसपास के क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। एहतियात के तौर पर प्रदेश के 10 जनपदों में आंगनबाड़ी केंद्रों समेत शैक्षणिक संस्थान आज बंद रखे गए हैं। देहरादून, नैनीताल, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग, चंपावत, पौड़ी, अल्मोड़ा, बागेश्वर और उधम सिंह नगर जनपद में आज स्कूलों की छुट्टी रहेगी। मुख्यमंत्री ने लोगों से मौसम सामान्य होने तक अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। और उत्तरकाशी में आई प्राकृतिक आपदा के बीच श्रद्धालुओं का एक जत्था मां गंगा का जलपद यात्रा कर रहा है। इस श्रद्धालुओं से बात की डीडी न्यूज संवाददाता ने। उन्होंने बताया कि गंगोत्री नेशनल हाईवे जगह जगह से बंद है। जम्मूत्री जल बजा है, जेल में हर साल पीछे बहुत हुआ है। तो आप लोग तो वैसे खड़के रहने कहाँ आ गए? तो एक दिन पहले सफर कर दिया हमने। एक दिन सफर पहले। हाँ। और रास्ते में मार्ग कहाँ बंद है? कई जगह बंद है रास्ते में। तो हर का कई जगह कई जगह बंद है। पहाड़ गिर रहे हैं और पत्थर गिर रहे हैं, रास्ता बंद है। वो आने जाने में दिक्कत जाना है। तो ये जैसे हम लोग आए थे उससे जी हादसा हुआ है, उससे पहले हम वहाँ पे रुके थे। वहाँ से सुबह 4 बजे निकल के आए। जी हादसा हुआ है पीछे हर्सिल के पीछे जो गाँव है उसमें। हिमाचल प्रदेश में मानसूनी मौसम इस साल फिर से कहर बरपा रहा है। मंडी, कुल्लू, चंबा, कांगड़ा को मिलाकर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बारिश से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकतर जिलों में एक बार फिर 8 अगस्त तक भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। हिमाचल प्रदेश में मानसूनी बारिश का दौर लगातार जारी है। प्रदेश के ऊना, कांगड़ा, बिलासपुर जिलों के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जबकि मंडी, सिरमौर और सोलन के लिए भी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग के मुताबिक 8 अगस्त तक प्रदेश में बारिश का ये सिलसिला जारी रहने वाला है। इसके अलावा विभाग ने प्रदेश में 20 अगस्त तक लगातार बारिश का पूर्वानुमान जताया है, लेकिन 10 अगस्त के बाद मानसून धीमा पड़ता भी नजर आएगा। हालांकि इस दौरान भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इधर मंडी जिले में हालात एक बार फिर बिगड़ते नजर आ रहे हैं। मंडी के ज्यादातर इलाकों में पिछले करीब 15 घंटों से लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में 30 जून को मंडी में आई आपदा के बाद राहत और बचाव कार्य में भी यहाँ दिक्कतें आ रही हैं। मंडी में हालात अब तक सामान्य नहीं हो पाए हैं और ज्यादातर सड़क मार्ग यहाँ अभी भी बाधित है। प्रदेश भर की बात करें तो हिमाचल में कुल मिलाकर करीब 1,500 करोड़ का इस मानसून सीजन में नुकसान हो चुका है और अभी भी प्रदेश में करीब 300 से ज्यादा सड़क मार्ग और 200 के करीब पेयजल परियोजनाएं बाधित पड़ी हैं। इसके अलावा राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र यानी SDMA के मुताबिक इस मानसून सीजन में अब तक 184 लोगों की अलग अलग घटनाओं में मौत हो चुकी है और साथ ही 36 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। उसमें हमारी मशीन्स लगी हुई हैं जगह जगह पे, जहां पर भी कुछ स्लिप्स आते हैं या कोई ऐसी इस तरीके की चीजें होती है तो उसको हम करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मंडी जिला जैसा जग जाहिर है कि इस बारी सबसे ज्यादा डैमेज अगर कहीं हुआ है तो वो मंडी जिला के अंदर ही हुआ है। चाहे हमारा सिराज का इलाका है, चाहे करसोग है, चाहे धर्मपुर है, चाहे मंडी सदर में भी अभी काफी नुकसान हुआ। मैं खुद वहां पे 2 दिन पहले गया था और हमने गवर्नमेंट की ओर से 2 करोड़ रुपए की फौरी राहत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मंडी को दी है। सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में मंडी, कुल्लू और चंबा शामिल है, जहां पर सड़क अवरोधों और सार्वजनिक सेवा टूटने से लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। लाहौल स्पीति में राष्ट्रीय राजमार्ग 505 भी भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ के कारण बंद है। मौसम विभाग ने कांगड़ा, कुल्लू, ऊना, बिलासपुर और सिरमौर जिलों में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की भी संभावना जताई है। साथ ही कुछ जगहों पर बाढ़ की भी चेतावनी जारी की गई है। प्रदेश में 20 जून से लेकर अभी तक 1,714 करोड़ रुपए का नुकसान आंका जा चुका है। कि इस नुकसान की भरपाई के लिए बहुत वक्त भी लगेगा, बहुत पैसा भी लगेगा। आज उन्होंने जो मदद हमको अपने रेड क्रॉस के माध्यम से वहां पर थुनाग में प्रभावित परिवारों के लिए कुछ सामग्री के रूप में भी की है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। कुल मिलाकर के इस बारिश के कारण, बरसात के कारण जो क्षति हुई है जान माल की, उस जान माल की क्षति की पूर्ति करना बहुत कठिन है, चाहे वो प्रदेश सरकार की बात है, चाहे वो केंद्र सरकार की बात। प्रशासन द्वारा लगातार लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की जा रही है। साथ ही नदी नालों से दूर रहने की भी लोगों से अपील की जा रही है।
वहीं बिलासपुर में कोल डैम से पानी छोड़े जाने का सिलसिला भी जारी है, जिससे सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। इसकी वजह से हिमाचल के अलावा पंजाब के लोगों से भी सतर्क रहने को कहा गया है। वहीं मनाली में भी ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों से सावधानी बरतने की अपील प्रशासन कर रहा है। डीडी न्यूज के लिए संवाददाता धर्म प्रकाश की रिपोर्ट। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान आज दोनों ही सदनों में कई अहम विधेयक चर्चा और पास किए जाने के लिए पेश होंगे। लोकसभा में 3 और राज्यसभा में 2 विधेयक सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक, राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक पारित किए जाने के लिए पेश होंगे। वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक की बात की जाए तो इस विधेयक के माध्यम से समुद्री संधियों और अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों के तहत भारत के दायित्वों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है। वहीं राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय खेल निकायों को मान्यता प्रदान करना और उनके कामकाज को रेगुलेट करना है। इस विधेयक के माध्यम से राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति और विधेयक में उल्लेखित प्रत्येक खेल के लिए राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय खेल महासंघ की स्थापना किए जाने का प्रावधान है। इसके साथ ही लोकसभा में राष्ट्रीय एंटी डोपिंग संशोधन विधेयक 2025 पर भी चर्चा सूचीबद्ध है। ये बिल राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एक्ट 2022 में संशोधन का प्रयास करता है। ये एक्ट खेलों में डोपिंग के विरुद्ध यूनेस्को कन्वेंशन को प्रभावी बनाता है और खेलों में डोपिंग को प्रतिबंधित करता है। बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा की कार्यसूची में आज 2 विधेयक समुद्र द्वारा माल वहन विधेयक 2025 और तटीय पोत परिवहन विधेयक 2025 चर्चा के लिए सूचीबद्ध है। समुद्र द्वारा माल वहन विधेयक 2025 भारतीय समुद्री माल परिवहन एक्ट 1925 का स्थान लेने का प्रयास करता है। एक्ट भारत के एक बंदरगाह से भारत के दूसरे बंदरगाह या दुनिया के किसी भी बंदरगाह तक माल की ढुलाई की जिम्मेदारियों, देनदारियों, अधिकार और छूट से संबंधित प्रावधान करता है। वहीं तटीय पोत परिवहन विधेयक 2025 भारतीय तटीय जल में व्यापार करने वाले जहाजों को रेगुलेट करता है। इसके साथ ही ये विधेयक बिल मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 के भाग 14 को निरस्त करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर स्थित कर्तव्य भवन का उद्घाटन करेंगे आज। यह भव्य भवन केंद्र सरकार की सेंट्रल विस्टा परियोजना का अहम हिस्सा है। इसे प्रशासनिक दक्षता, नवाचार और पारदर्शिता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। लगभग 1.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में फैले इस अत्याधुनिक बिल्डिंग में 2 बेसमेंट और 7 मंजिलें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन करेंगे। ये कर्तव्य भवन सेंट्रल विस्टा के व्यापक परिवर्तन का एक हिस्सा है। ये कई आगामी कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरिएट भवनों में से पहला है, जिसका उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और चुस्त शासन को सक्षम बनाना है। आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि जैसे राजपथ को प्रधानमंत्री जी ने कर्तव्य पथ का नाम दिया, उसी प्रकार से इन भवनों का नाम कर्तव्य भवन रहेगा। कर्तव्य भवन 3 एक अत्याधुनिक कार्यालय परिसर होगा जो लगभग 1.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला है। इसमें 2 बेसमेंट और भूतल सहित 7 मंजिलें हैं। इसमें गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, MSME मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेट्रोलियम एवं प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय होंगे। लगभग 1,50,000 स्क्वायर मीटर एरिया इस भवन का और ये है, और जिसमें लगभग 850 कमरे सब बने हुए हैं। सब कमरों को एक विशेष रचना के अंतर्गत उनको क्रमांक दे दिए गए हैं। उस क्रमांक में आपको फ्लोर की जानकारी भी मिलेगी, उस क्रमांक में उस कमरे का नंबर भी मिलेगा और भवन का नंबर हम अलग अलग दे ही रहे हैं। ये भवन पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी अत्यंत उन्नत होगा। इसमें रूफटॉप सोलर पैनल, सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम, आधुनिक HVAC तकनीक और वर्षा जल संचयन प्रणाली जैसी हरित सुविधाएं होंगी। भवन को गृह 4 रेटिंग प्राप्त करने के लक्ष्य से बनाया गया है। साथ ही पानी की बचत को ध्यान में रखते हुए भवन में कई आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और इसके बाद से इस भवन में
कार्मिक मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय को शिफ्ट किया जाएगा, जिसका कि मकसद कार्य दक्षता को बढ़ाना होगा और खर्च को कम करना होगा। इस भवन के उद्घाटन के बाद से ये कहा जा रहा है कि ये भवन एक पावर सेंटर के रूप में काम करेगा। कैमरामैन ललित के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। और पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने अपने काफिले पर हुए कथित हमले पर कहा है कि हमला करने वाले लोग बांग्लादेशी मुसलमान हैं। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने इन आरोपों को सुनियोजित नाटक करार दिया है। कूच बिहार जिले में मंगलवार को सुवेंदु अधिकारी की बुलेट प्रूफ गाड़ी पर हमला हुआ था। बुलेट प्रूफ कार था, नहीं तो मुझे आप मॉर्ग में माने पोस्टमार्टम मॉर्ग में देख सकता है। इतना हालत खराब कर दिया था, बुलेट प्रूफ कार का शीशा भी तोड़ दिया। ये सब बांग्लादेशी मुसलमान है। एरोगेंट एक मस्जिद से हमला किया है, खगड़ाबाड़ी मस्जिद। मैं तो सोशल मीडिया में डाल दिया। पश्चिम बंगाल का बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट देश के साथ नहीं है। ये जमात हिफाजत और ये जो इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप है, इसका हाथ में चला गया है। हर राष्ट्रभक्तों को आगे आकर इसको उखाड़ फेंकना पड़ेगा। और आरबीआई आज चालू वित्त वर्ष 2025 और 26 की तीसरी मौद्रिक नीति की घोषणा करने जा रहा है। मौद्रिक नीति में भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े रेपो रेट, जीडीपी ग्रोथ और महंगाई जैसे प्रमुख पैरामीटरों का आंकलन पेश किया जाएगा। बता दें कि आरबीआई की मौद्रिक नीति समीक्षा की समिति की बैठक 4 अगस्त से शुरू हुई थी, जिसके नतीजों की घोषणा आज की जाएगी। ये बैठक ऐसे समय में हुई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की। इसी को देखते हुए आरबीआई की आज दूसरी जारी होने वाली मौद्रिक नीति पर लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। और आरएसएस शताब्दी वर्ष के निमित्त समाज के सभी वर्गों के प्रमुख हस्तियों के साथ संवाद करेगा। दिल्ली में 26 से 28 अगस्त तक 3 दिवसीय व्याख्यान माला का आयोजन किया जा रहा है। 100 वर्ष की संघ यात्रा नए क्षितिज पर चर्चा होगा। आरएसएस के सर संघचालक डॉक्टर मोहन भागवत का संबोधन होगा। देश भर में भी संघ 1000 से ज्यादा संगोष्ठियां आयोजित करेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष आगामी विजयदशमी पर पूरे होने जा रहे हैं। वर्ष 1925 में शुरू हुए संघ कार्य के शताब्दी वर्ष को लेकर देश भर में संघ के स्वयंसेवकों में उत्साह का माहौल है। इस सिलसिले में देश भर में 1000 से अधिक संगोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा। देश के प्रमुख शहरों में होने वाली व्याख्यान माला में आरएसएस के सर संघचालक मोहन भागवत का संबोधन होगा। दिल्ली में 26, 27 और 28 अगस्त को 3 दिवसीय संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। संघ का लक्ष्य इन आयोजनों के जरिए समाज के सभी वर्गों तक अपने कार्यों और विचारों को पहुंचाना है। दिल्ली में होने वाले इस संवाद के बाद इसी तरह के कार्यक्रम नवंबर में बेंगलुरु, फिर कोलकाता और फरवरी 2026 में मुंबई में आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रमों के जो उद्देश्य है उसमें मुख्यतः समाज संघ का जो 100 वर्ष का जो कार्य है उस कार्य के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी समाज के सामने रखना और आने वाले समय में जो समाज के सामने बहुत सारे विषय है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है, एक आशा आकांक्षा पूरे देश में है, एस्पिरेशन बड़ी मात्रा में देश में उत्पन्न हुआ है। तो भविष्य में जो एक उज्जवल भविष्य भारत की दृष्टि से हम देख रहे हैं, उसमें संघ के आगामी वर्षों में संघ के स्वयंसेवक उन विषयों को कैसे देखते हैं और उसमें अपनी भूमिका को किस तरीके से वो निर्धारित करेंगे। 100 वर्ष की संघ यात्रा नए क्षितिज विषय पर दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम में दिल्ली, एनसीआर और आसपास के इलाकों से चुनिंदा लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। इसके लिए 17 कैटेगरी और 138 सब कैटेगरी बनाकर समाज के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जा रहा है। कार्यक्रम के तीसरे दिन प्रश्नोत्तर सत्र भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें आमंत्रित लोग संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों से सीधे सवाल जवाब कर सकेंगे। इसके साथ ही विभिन्न देशों के राजनयिकों को भी आमंत्रित किया जाएगा। 100 वर्ष की संघ यात्रा नए क्षितिज, 100 years जर्नी ऑफ आरएसएस न्यू होरिजन्स, ये मुख्य रूप से इसका शीर्षक दिया गया है। और शीर्षक के अनुसार ही 2 दिन मुख्य रूप से इसमें
पूजनीय सरसंघ चालक जी डॉक्टर मोहन भागवत जी अपने विचार रखेंगे और उसके पश्चात तीसरे दिन प्रश्नोत्तर रहेंगे। वर्ष 2018 में भी आरएसएस ने इसी तरह की व्याख्यान माला का आयोजन किया था। संघ के शताब्दी वर्ष में ये गोष्ठियां संघ के कार्यों को सबके सामने रखेंगी। इसके साथ ही समाज निर्माण और देश को आगे बढ़ाने में संघ के स्वयंसेवक की भूमिका को भी स्पष्टता से रेखांकित करेंगी। शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। मम्मी, भूख लगी। ये 1 मिनट में नहीं 4 मिनट में आएगा। थोड़ा वक्त लगेगा पर सेहत को पाएगा। NDH सूजी वर्मिसेली सबका दिल आएगा। NDH सूजी वर्मिसेली, सेहत भी स्वाद भी। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी। पेट्रोल खत्म, कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर रुख करते हैं। इजराइल सरकार गाजा पट्टी के उस क्षेत्र में भी सेना तैनात करने पर विचार कर रही है जो अभी उसके नियंत्रण में नहीं है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा पट्टी में लगभग 22 महीने से चल रहे संघर्ष के लिए नई रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। नेतन्याहू ने गाजा पट्टी पर पूर्ण सैन्य कब्जा करने का समर्थन किया है। कब्जाए गए फिलिस्तीनी क्षेत्र में भूख और भयावह स्थिति को समाप्त करने के लिए संघर्ष विराम की खातिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद इजराइल और फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास के बीच संघर्ष विराम की मध्यस्थता के प्रयास विफल हो गए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि नेतन्याहू ने लगभग 3 घंटे तक एक सीमित सुरक्षा चर्चा की। इसमें सेना प्रमुख इयाल जमीर ने गाजा में अभियान जारी रखने के विकल्प प्रस्तुत किए। 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा शहर एक आग के गोले में बदल गया। दुनिया का पहला परमाणु बम गिरा और ये शहर बदकिस्मती की भेंट चढ़ गया। हिरोशिमा दिवस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। वो हर ईंट जो किसी घर की नींव थी, वो हर आवाज जो किसी जिंदा दिल शहर की पहचान थी, और वो हर धड़कन जो जीवन की गवाही देती थी, सब कुछ एक ही पल में बदल गया। 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर गिरे परमाणु बम ने सिर्फ इमारतों और लोगों को ही नहीं मिटाया, बल्कि पूरे मानव समाज को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि विज्ञान की शक्ति जब नैतिकता और संवेदना से अलग हो जाती है तो उसका अंजाम कितना भयावह हो सकता है। हिरोशिमा दिवस सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि वो याद है जो दुनिया को आज भी संवेदनशीलता और शांति की जरूरत का एहसास कराती है। जब अमेरिका का परमाणु बम लिटिल बॉय हिरोशिमा पर गिरा, हजारों जिंदगियां पल भर में मिट गईं। शहर जलता रहा, परिवार राख और धुएं के गुबार के बीच अपनों को ढूंढते रहे। साल बीतते बीतते करीब 1,40,000 लोग मारे जा चुके थे। ये मौतें एक साथ नहीं आई। कुछ लोग मलबे में दबकर या आग में जलकर तुरंत काल के गाल में समा गए। वहीं बचे हुए लोग धीरे धीरे रेडिएशन, गंभीर जलन, आंतरिक चोटों और जहरीले काली बारिश की वजह से दम तोड़ते रहे। हालांकि हिरोशिमा की कहानी सिर्फ दर्द में ही सीमित नहीं रही। पूर्ण विनाश के बाद भी इस शहर ने बदला लेने का नहीं, बल्कि नवीनीकरण और शांति का रास्ता चुना। आज 80 साल बाद 12 साल का शून सासाकी अपनी परनानी की आपबीती से पर्यटकों और स्थानीय लोगों को शांति का संदेश देता है। The most dangerous thing is to forget what happened long time ago. So I think we should pass the story to the next generation and then never forget it ever again. हिरोशिमा के चश्मदीद अब इतिहास का हिस्सा बनते जा रहे हैं, लेकिन ये शहर
आज भी दुनिया को भूलने नहीं देता। स्मृतियां, संग्रहालय और शांति संदेश आज भी हमें याद दिलाते हैं कि परमाणु शक्ति का दुरुपयोग कितना घातक हो सकता है। आज भी दुनिया में 9 देशों के पास 12,500 से अधिक परमाणु हथियार हैं। हिरोशिमा की त्रासदी एक चेतावनी है। यदि हमने इतिहास से सबक नहीं लिया तो भविष्य और भी भयावह हो सकता है। हिरोशिमा की याद हमें हर दिन ये सिखाती है कि शांति ही एकमात्र रास्ता है। जेसिका तनेजा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इतिहास से अगर सबक नहीं लिया तो भविष्य होगा और भी भयावह। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश के प्रमुख क्लासिकल शतरंज टूर्नामेंट चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स के तीसरे संस्करण की शुरुआत आज से होने जा रही है। देश के सबसे मजबूत क्लासिकल इवेंट माने जाने वाले इस प्रतियोगिता में विश्व स्तरीय खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इसमें अर्जुन एरिगैसी, अनीश गिरी, विदित गुजराती, निहाल सरीन, हरिका द्रोणावल्ली और वैशाली रामबाबू जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। बिहार में आयोजित होने वाले एशिया कप से पहले भारतीय पुरुष हॉकी टीम 15 अगस्त से 21 अगस्त तक ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर रहेगी। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच ग्रेग फुलटन ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया का ये दौरा टीम को एक नई ताजगी देगा, साथ ही तकनीकी स्तर पर टीम को मजबूती देने में भी अहम भूमिका निभाएगा। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के लिए 8 अगस्त को बेंगलुरु से रवाना होगी। इस अहम दौरे के लिए हॉकी इंडिया पहले ही 24 सदस्यीय दल की घोषणा कर चुका है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।